हेलो एवरीवन, दिस इज रंजना। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो उसका एक अगर हम ब्रीफ समरी देखें तो हमने डिस्कस किया था कि किसी भी गेम में या सोसाइटी में या एक पूरे कंट्री में कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस या गाइडलाइंस की जरूरत है दैट विल गवर्न द बिहेवियर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट नेशन। तो इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी जिसमें वो गाइडलाइंस लिखी गई। अब उनको टेक्निकल टर्म्स में आर्टिकल्स बोलते हैं, जो हम देखेंगे कि कितने आर्टिकल्स हैं और उनके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। और हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। और लास्ट में हमने ये बात करी थी कि जैसे सिंस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हर बुक का जैसे एक प्रेफेस होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक इंट्रोडक्शन या प्रेफेस है जिसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। तो आज के हम इस डिस्कशन में यही देखेंगे कि प्रियम्बल क्या होता है। ये तो क्लियर है कि जस्ट लाइक एवरी बुक हैज अ preface page, the Constitution of India has the page which has preamble. अब प्रियम्बल का क्या रोल है? जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो एक बार हम प्रेफेस देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट बुक। बट जो हमारा प्रियम्बल है उसमें क्या है कि जो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं उसकी गाइडलाइन क्या है, उसका बेस क्या है, वो हमारा प्रियम्बल है। जैसे हमने प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव दे दिया कि ऐसी होनी चाहिए सोसाइटी। अब वो सोसाइटी कैसे हो ऐसी, तो वो सारे जो आर्टिकल्स हैं, जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। सो बेसिकली जो एक ढांचा होता है, इसको हम स्कैफोल्ड बोलते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग का एक स्कैफोल्ड होता है, वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्कैफोल्ड है वो प्रियम्बल है, जो गवर्न करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्ट्रक्चर और उसमें क्या कंपोनेंट्स होंगे। अब प्रियम्बल कि अगर हम इसके बारे में देखें कि ये प्रियम्बल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, क्योंकि ये तो हमने बता दिया कि इसके अंदर वो गाइडलाइंस हैं, ये एक ब्रीफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा। बट if the question arises whether or not preamble is part of the constitution, the answer to this is yes, and this decision has been taken by the Supreme Court. And ये जो डिबेट और ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था, उस पे जो हमारा जो लेटेस्ट हमारा व्यू पॉइंट और स्टैंड पॉइंट है वो यही है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक ये भी बात है कि प्रियम्बल को कई चीजों से कई कई नाम दिए हुए हैं प्रियम्बल को। उनमें से एक ये भी है कि इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने बोला था? ये एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, N.A. पालकी वाला, ये उन्होंने बोला था। अब हमारे भी आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, स्कूल से लेके ऑफिस तक वी काइंड ऑफ ऑलवेज कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड, एंड वी अंडरस्टैंड दैट our identity card holds some information about us. अब वो information क्या हो सकती है? हमारा नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ब्लड ग्रुप। अब ये जो information है ये फंडामेंटल है हमारे लिए, बट ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें पूरी डिटेल बाय डिटेल हमारे बारे में कुछ नहीं बताता। बट यस, ये हमारे जो मेन फीचर्स हैं ये उसको बता दिया है कि हाँ भाई, अगर ये पता है तो बाकी सारी चीजें हमारी इसी पे बेस्ड हैं। उसी हिसाब से प्रियम्बल भी एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये बताता है कि मेन प्रिंसिपल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। बाकी जो डिटेल्स हैं वो तो अंदर बुक में लिखा हुआ ही है। अब एक ये भी पॉइंट यहाँ पे जिससे दिया है कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज अमेंड मीन। अमेंड मीन्स टू टू चेंज। अब क्या चेंज है इसमें, किस चेंज के बारे में बात हो रही है? जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी हमारे कंट्री की वर्सेस सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री टुडे। अब वो दोनों सिचुएशंस सेम नहीं हो सकते, क्योंकि विद टाइम थिंग्स चेंज। अब इसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो तो प्रिंसिपल्स तो उनका सेम है, बट कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आज के सिनेरियो में फिट नहीं बैठती, तो वो चीजें उनको एड्रेस करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करते हैं। सो इट्स नॉट
it's neither very easy nor too difficult to amend the constitution. But एक general procedure है जो हम जब हम legislature arm of the union government के बारे में पढ़ेंगे, then we'll discuss कि पार्लियामेंट में बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं और उन बिल्स में से एक टाइप होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो प्रियम्बल का भी हो सकता है, और इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया भी गया है. सो इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, can preamble be amended? Yes. And how many times has it been amended so far? Then the answer is 1. And we'll also see कि वो कौन सा amendment था और उसमें क्या changes preamble में आए. Now, so एक चीज हम पिक्चर क्लियर कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन पेज है प्रियम्बल, और उस इंट्रोडक्शन पेज के बाद जितना भी कुछ दिया हुआ है बुक पे वो उस प्रियम्बल पे बेस्ड है. बट जब प्रियम्बल लिखा गया था उसके पीछे क्या फिलॉसफी थी, तो वो था हमारा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. नाउ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एक ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे, एक लिस्ट थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट की थी. नाउ this list of objectives resolution was moved by Pandit Nehru in December 1946, and this list of objectives resolution was adopted unanimously by the Constituent Assembly in January 1947. तो अब ये मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया Constituent Assembly. अब ये क्या थी, और the Constituent Assembly actually had a role to play in making of the Constitution. अब Constitution की making अब एकदम से हम प्रियम्बल पे आ गए हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं पढ़ा. क्यों? क्योंकि पहले जो एसेंशियल जो चीजें हमको पॉलिटी के बारे में समझनी है कि ये होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स और फंक्शनिंग क्या है, हम पहले वो समझ रहे हैं. क्योंकि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग जो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, और एंड इन फैक्ट जो रेफरेंस है जो बहुत ही यूज किया जाता है एम लक्ष्मीकांत, उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स में जो हिस्ट्री एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की सारी डिटेल्स हैं. सो बट अगर हमें प्रियम्बल की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो it is suffice to know that the preamble itself is based on the objectives resolution, and these resolutions were moved by Pandit Nehru and adopted by Constituent Assembly in January 1947. और जो objectives resolution है, they also lay down the fundamentals of Indian Constitution, and hence preamble lays down the fundamentals of the Indian Constitution. तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि preamble और objectives resolution में डिफरेंस यही है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस दे वर ड्राफ्टेड बाय पंडित नेहरू, उनके बेसिस पे प्रियम्बल को लिखा गया है. नाउ दिस इज द रिटन फॉर्म ऑफ प्रियम्बल इन इट्स प्रेजेंट स्टेट. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? We, the people of India, it means that जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जा रही है, जो कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, उसकी अथॉरिटी किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. और हम ये रिजॉल्व लेते हैं, it's kind of a resolution that we are making, that we are going to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. और ये अब जब आप ये पूरा पढ़ेंगे प्रियम्बल, इसके अंदर कुछ ही वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या क्या चीजें हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो ये जो सारा लिखा हुआ है यहाँ से वी से लेके कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स द रिटन फॉर्म ऑफ प्रियम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म. और ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, और if you want to memorize it, yes you can, but it is very important that you first understand the meaning, and then if you want to learn it, then you may. So, अगर मेन टेक होम क्या है प्रियम्बल से, जो रिटन फॉर्म है, सबसे पहले ये हमको बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एज इन की अगर कोई पूछे कि इफ इंडिया इज सॉवरन और नॉट, इफ इंडिया इज सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट और नॉट, तो वो चीजें हमें यहाँ से पता चलती हैं. दैट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज दैट इट इज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स? वी लुक at them in the later slide. Now objectives of the constitution. अब जो भी constitution के अंदर principles हैं या जो भी functions दिए हुए हैं, structures and functions,
उन सबका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया justice, liberty, equality, and fraternity. And then also the preamble gives us one more important takeaway, which is when the constitution was adopted. So it is clearly written here that in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. So these are the major messages that the preamble gives us, कि नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, और कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. नाउ जो अभी हमने ये देखा है कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, इसको लर्न करने का एक ये भी तरीका है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जो तीनों एस वर्ड्स हैं, जो अगर हमें याद रखना है कि कौन सा पहले है, तो इट इज गोइंग अल्फाबेटिकल इन द रिवर्स ऑर्डर, सॉवरन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. नाउ सॉवरन का मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है वो अपने अफेयर्स खुद कंडक्ट कर सकती है, जो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, जो भी अफेयर्स हैं, जो भी अथॉरिटी है, वो सारी इंडिया के ऊपर लाई करती है, एंड नो अदर नेशन कैन इंटरफेयर इन इट्स डिसीजन मेकिंग. अब इसमें ये भी मतलब है कि इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन. इसका ये मतलब है कि इंडिया एक टाइम पे डिपेंडेंसी भी था और एक टाइम पे डोमिनियन भी था, बट इंडिया इज नो मोर अ डिपेंडेंसी एंड अ डोमिनियन. डिपेंडेंसी वो कब था? जब इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एंड टिल द पैसेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंडिया हेल्ड द पोजिशन ऑफ अ डिपेंडेंसी और अ कॉलोनी. जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, इंडिया को फ्रीडम मिली, उसके बाद इंडिया था डोमिनियन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और वो कब तक था? 26 जनवरी 1950. अब डिपेंडेंसी और डोमिनियन में क्या डिफरेंस है? डिपेंडेंसी इज जब इंडिया पूरी कॉलोनी है ब्रिटिश रूल की, एवरीथिंग इज बीइंग गवर्न्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर. अब डोमिनियन का ये मतलब है कि इंडिया इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट, हाउएवर सर्टेन एरियाज, फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स, वो कौन एग्जीक्यूट करेगा? वो एग्जीक्यूट करेगा ब्रिटिश एम्पायर. रेस्ट इंडिया इज ऑल इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन. बट अब इंडिया डिपेंडेंसी भी नहीं है और डोमिनियन भी नहीं है. बट यस, इंडिया इज पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. बट ये जो पार्टिसिपेशन है, ये सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन नहीं करती, बिकॉज इंडिया ये अपनी फ्री विल से पार्ट है, और इंडिया जब चाहे उसमें से बाहर भी आ सकती है. सो इंडिया हैज नो कमिटमेंट्स under this participation, which means that India is a sovereign state. अब आता है सोशलिस्ट. अब सोशलिज्म भी दो टाइप के हैं, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. इंडिया के अंदर बाय वर्च्यू ऑफ इट बीइंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारा जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है. सोशलिज्म का ये मतलब कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको उनमें एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की. सो इन दैट वेज इंडिया इज अ सॉवरेन एंड अ सोशलिस्ट स्टेट. Now the next features of the Indian state are that it's a secular and a democratic republic. Secular का ये मतलब हुआ कि we know that India is a land of many religions. अब हर religion को constitution respect देता है कि हर religion important है, लेकिन constitution किसी भी religion को favor नहीं करेगा. मतलब इक्वालिटी यहीं पे एस्टैब्लिश होती है सारे रिलीजन्स में कि किसी भी एक रिलीजन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, न्यूट्रल रहेगी स्टेट, बट हर रिलीजन को रिस्पेक्ट भी दी जाएगी, which means that every religion holds the same status. So this is what we mean by India being a secular state. Now, India is a democratic republic. So we know that democracy is the form of government by the people for the people. अब डेमोस का अगर आपने ये देखना है कि इसका एटाइमोलॉजी क्या है, then it's derived from the combination of two Greek words, demos and kratia, which means people's rule. Here we have said that India is an indirect democracy. अब डेमोक्रेसी मतलब दो टाइप के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने इलेक्ट किए हैं, उनके पास सुप्रीम पावर्स है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी. जैसे हम
अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इलेक्ट करते हैं जब जब भी इलेक्शंस होते हैं. अब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे नाउ हैव टू वर्क फॉर दिस कंट्री with some special powers. So this is the form of indirect democratic nation. इसको हम representative democracy भी बोलते हैं. अब हमने बोला कि India is also a republic. Republic means if the head of the state is elected by the people, then that country is a republic. हमारा head of the state है the president of हमारे head of the state है the president of India, और उनको हम indirectly elect करते हैं. उनका इलेक्शन डायरेक्टली भी हो सकता है जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं वो होते हैं इंडिया में. अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते कैसे हैं वो हम पढ़ेंगे जब हम एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट समझेंगे. तो ये थे मेजर फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल. हमें यही याद रखना है कि प्रीएम्बल जो है वो हमको बताता है कि इंडिया जो स्टेट है उसका क्या नेचर है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो प्रीएम्बल और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट हुआ उसका जो डेट है वो सारा प्रीएम्बल में दिया हुआ है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रीएम्बल. सो आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड इट, इसमें 3 वर्ड्स हैं प्रीएम्बल में जो उसके प्रेजेंट फॉर्म में नहीं थे, विच आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. अब हमने ये भी कहा कि प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, और वो कब अमेंड हुआ था? वो अमेंड हुआ था, यहाँ पे ये एरर है, दिस इज 1976, दिस इज नॉट टू बी read as 1946. So the 42nd Constitutional Amendment Act of 1946, उसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. अब ये जो अमेंडमेंट है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में. उसका भी हम रीजन पढ़ेंगे जब हम इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे. So this is the amendment that was made in the preamble, which had introduced 3 new words: socialist, secular and integrity, and it was done in 1976 by 42nd Constitutional Amendment Act, which is also called Mini Constitution of India. Now next is, let's say that this is arbitrarily, I have shown this as a copy of Indian Constitution. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी देख रहे हैं, इतनी मोटी जो किताब है इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि है 22 पार्ट्स, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था. अब ये बुक को जब हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ऐसे करके 22 पार्ट्स, हर पार्ट के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं, और सारे काउंट करके हमारे पास है 448 आर्टिकल्स. सो जब ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है उससे पहले क्या होगा? प्रीएम्बल, वो आज हमने डिस्कस किया. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं. उसके बाद हम डिस्कस करना शुरू करेंगे द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So this was about today's lecture, and thank you so much.